कल तक हमने ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा था पैरेलल। ये श्रेणी क्रम संयोजन और ये समांतर क्रम संयोजन। केवल रिपीट कर रहे हैं। श्रेणी, सपोज हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऐसे कई संधारित्र थे सी, जिनकी धारिताएं थी C1, C2, C3। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करा हुआ है। श्रेणी में यदि हम जोड़ेंगे तो श्रेणी में हम क्या कर रहे थे, कैपेसिटर्स को एक के बाद एक ऐसे जोड़ते जा रहे थे। जैसे हमारे पास 3 रस्सियां हैं, समझ लो, एक के बाद एक जोड़ते गए तो लंबी रस्सी बन जाएगी। ठीक वैसे ही है, कल इस पर पूरा डिस्कस कर चुका है। पहली संधारित्र की पहली प्लेट बचेगी और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट, दूसरी प्लेट बचेगी। इसको सप्लाई से जोड़ देंगे, संभरण से जोड़ देंगे। संभरण मीन्स सप्लाई होता है बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस भी। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल से, इसको अर्थ भी कर दिया। तब हमारे पास आ गया था 1/C = 1/ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। द इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द algebraic reciprocal of the algebraic sum of the individual capacitors। ये पहली चीज पढ़ी थी। यदि हमको कम धारिता चाहिए, हमारे पास अधिक धारिता के संधारित्र हो, हमको कम धारिता चाहिए, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एक एग्जाम्पल अभी ले लेंगे छोटा सा। अच्छा, दूसरा हमारा समांतर क्रम आया था। समांतर क्रम में हम क्या कर रहे थे, संधारित्रों की पहली प्लेटों को हम एक टर्मिनल पे डाल दे रहे थे और दूसरी प्लेटों को हम क्या कर दे रहे थे, उस सप्लाई की ये C1, C2, C3 अप टू सोन, ये पहली प्लेटों को हमने सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल पे डाल दिया और दूसरी प्लेट को हमने कहां डाल दिया, नेगेटिव टर्मिनल पे। ऐसे कई संधारित्र हैं। तब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई थी, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ गया था, C = C1 + C2 + C3 अप टू सोन। सपोज हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र हैं 3। यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये देखिए सीरीज में जोड़ेंगे, तीनों को ऐसे जोड़ देंगे, ये C1, ये C2, ये C3, तब हमको इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 1/C = 1/2 + 1/3 + 1/4। कितना आ गया, 12 एलसीएम हो गया। 6 प्लस ये 12 एलसीएम हुआ तो 6 + 4 + 3, 6 × 4 = 10, 3 × 13/12 आ गया। तो C = मिल गया 12/13, 1 माइक्रोफेरेड से भी कम। दूसरा हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में कितना मिल जाएगा, मतलब कम धारिता चाहिए तो हम कैसे जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में। अधिक धारिता चाहिए तो हमने जोड़ दिया ये तीनों को, देखिए पैरेलल में 2 धन 3 धन 4, कितना आ गया, 3 × 2 = 5, 4 है 9 माइक्रोफेरेड। अधिक धारिता के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कम धारिता के संधारित्र हैं, अधिक धारिता चाहिए तो हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यदि
हमारे पास अधिक धारिता के संधारित्र हैं, कम धारिता चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये कल तक हमने पढ़ा था। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संधारित्रों का एक कॉम्बिनेशन और है, व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है हमारे पास व्हिटस्टोन ब्रिज द्वारा संधारित्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हम केवल एक फार्मूला पढ़ दे रहे हैं, बस शेष आगे पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में पूरा उसको डिटेल से डेरिवेशन करेंगे। संधारित्रों का संयोजन मतलब संधारित्रों के लिए व्हिटस्टोन सेतु पढ़ रहे हैं। व्हिटस्टोन्स ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आदमी का नाम है ये, उसी ने क्या किया, व्हिटस्टोन ने क्या किया संधारित्रों के लिए और प्रतिरोधों के लिए, बाद में पढ़ेंगे प्रतिरोधों के लिए। व्हिटस्टोन ने क्या कर दिया देखिए, 4 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C2, तीसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C3, ये तीसरा कैपेसिटर, और ये चौथा कैपेसिटर है। इन 4 संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ करके एक ब्रिज बनाया कि वह ब्रिज संतुलन में रहे। अब संतुलन का अर्थ समझेंगे, देखिए। इन 4 संधारित्रों में से 3 संधारित्रों की धारिताएं ज्ञात हैं, चौथे की निकालनी, एक अज्ञात है। मतलब व्हिटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात संधारित्र की धारिता को ज्ञात करेंगे। तो क्या किया व्हिटस्टोन ने, 4 संधारित्रों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में इस प्रकार से जोड़ा कि 2 संलग्न भुजाओं पर लगी धारिताओं का अनुपात दूसरी 2 संलग्न भुजाओं पर लगे धारिताओं के अनुपात के बराबर आ गया। एक व्हिटस्टोन सेतु का मतलब 4 संधारित्रों को समांतर चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में इन संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ दिया, C1, C2, C3 और C4। किस प्रकार से कि यह सेतु संतुलन में हो जाए। संतुलन का अर्थ समझते हैं तो इस पैरेललोग्राम को देखिए। इस समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 संधारित्रों को जोड़ दिया, इसमें से 3 ज्ञात हैं और एक की धारिता हमको पता नहीं है, वो जो निकालनी है। तो इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण पर क्या कर देंगे, एक सप्लाई जोड़ देंगे। एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल डाल दिया ए पर, नेगेटिव टर्मिनल डाल दिया, और दूसरे विकर्ण पर क्या लगा देंगे, धारा मापी। धारा मापी क्या होता है अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल से इसको भी। गैल्वेनोमीटर धारा को नापता है। गैल्वेनोमीटर को धारा मापी के रूप में प्रयुक्त करते हैं और वोल्ट मीटर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। 2 रूपों में काम आता है, तो आगे पढ़ेंगे धारा मापी के बारे में। अब सुनिए, 4 संधारित्र हैं, C1, C2, C3, C4। इनमें से तीनों की धारिता ज्ञात है और चौथे की निकालनी है। तो व्हिटस्टोन ने क्या करा, ऐसा एक ब्रिज बनाया।
समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में इनको जोड़ दिया, एक समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण पर बैटरी लगा दी, सप्लाई लगा दी, और दूसरे विकर्ण पर धारामापी लगा दिया। इतना सबकी समझ में आ गया होगा। अब क्या है सेतु संतुलन की अवस्था में, देखना। यदि मैं 2 लाइन लिख दे रहा हूं, यदि 4 संधारित्रों, जिनको हम कह रहे हैं C1, C2, C3 व C4, मतलब C1, C2, C3, 4 का मतलब है 4 संधारित्रों की ये धारिताएं हैं C1, C2, C3, C4। 4 संधारित्रों C1, C2, C3, 4 को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में इस प्रकार जोड़ा जाए कि 2 संलग्न भुजाओं पर लगे संधारित्रों की धारिताओं का अनुपात दूसरी 2 संलग्न भुजाओं पर लगे संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, तो वह सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। की अवस्था में होता है, अर्थात संतुलन की अवस्था में सेतु के संतुलन की अवस्था में, मैं पहले लिख दे रहा हूं फिर समझेंगे। अवस्था में C1 बट्टा C2 बराबर C3 बट्टा C4 आएगा। इसको ड्राइव करेंगे अगले लेसन में, अगले 3rd चैप्टर में, विद्युत धारा वाले पार्ट में। वहां रेजिस्टर आएंगे वहां, परंतु चूंकि क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में भी, इसलिए मैं पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। अब संतुलन की अवस्था में क्या मतलब? संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में ये देखिए, ये सेतु है, संतुलन की अवस्था, यही ध्यान रखना है आपको। ये बी और डी, ये देखिए, जिस विकर्ण पर, समांतर चतुर्भुज के जिस विकर्ण पर धारामापी लगा है, 2 बिंदु हैं बी और डी। देखिए संतुलन की अवस्था में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भी बी बराबर भी डी। बी और डी बिंदु समान विभव पर होंगे। इसका मतलब इन 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर शून्य होगा। शून्य होगा तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो धारामापी से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं होएगी, तो धारामापी की सुई शून्य विक्षेप की स्थिति में होगी, 0 डिफ्लेक्शन देगी, मतलब ऐसे हिलेगी नहीं सुई, ऐसा कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल 0 डिफ्लेक्शन की पोजीशन में होगी। यही संतुलन की अवस्था होती है। संतुलन की अवस्था में होता है तो हमको ये मिल जाएगा C1/C2
C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C। ये फार्मूला हमको केवल उस कंडीशन में मिलेगा जब यह सेतु संतुलन में होगा। संतुलन में ही होगा तो तब C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो संतुलन की अवस्था में एक तो ये याद रखना, ये दोनों बिंदु समान विभव पर होंगे, अर्थात इनके बीच विभवांतर शून्य होगा दो बिंदुओं के बीच। इसका अर्थ हो गया, अर्थात धारा मापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। बस यही ध्यान रख देना है भाई। अब सुनिए, समझिए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को और इसका यूज। चार संधारित्रों को हम जोड़ देंगे, किससे कनेक्ट कर देंगे, कैसे कनेक्ट कर देंगे, समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं पे इस प्रकार से लगा देंगे कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, संलग्न मीन्स लगी हुई, कंजुगेटिव साइड से, देखिए C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। यह संतुलन की अवस्था। यदि हम चार संधारित्रों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं से इस प्रकार जोड़ें कि दो संलग्न भुजाओं पर लगी धारिताओं का अनुपात दूसरे दो संलग्न भुजाओं पर लगी धारिताओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो वो वैसे तो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में हो जाएगा तो C1 बट्टा C2 बराबर C3 बट्टा C4 आ जाएगा। संतुलन का अर्थ होता है कि जो ये बिंदु होते हैं B और D वाले, मतलब जिसमें धारा मापी जुड़ा है जिस भी कर्ण पे, वो समान विभव पर होंगे। समान विभव पर होंगे तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। विद्युत विभवांतर जीरो होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो तब आएगा C1 बट्टा C2 इज इक्वल टू C3 बट्टा। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इन अज्ञात धारिता निकालेंगे। क्या करते हैं, इसमें से चार संधारित्रों में से तीन तो ज्ञात धारिता के होते हैं, एक अज्ञात होता है। कायदे से अज्ञात को यहां कहीं लगाते हैं, चौथे वाले में CD भुजा पर लगा। तो हम यहां भी सकते हैं, यहां भी कहीं भी सकते हैं, परंतु अपनी सुविधा के लिए हम इसको इस भुजा पर ही लगाएंगे। तो दो संलग्न भुजा C1 बट्टा C2 इज इक्वल टू C3 बट्टा C4। इसको ऐसे भी कह सकते हो, C1 बट्टा C2 बराबर, नहीं, C1 बट्टा C3 बराबर C2 बट्टा C4 भी कह सकते हो, या C3 बट्टा C1 बराबर C4 बट्टा C2 भी कह सकते हो। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे धारिताओं का, संधारित्रों की धारिताओं का अनुपात बराबर शेष दूसरी दो संलग्न भुजाओं पर लगे संधारित्रों की धारिताओं का अनुपात। ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया। क्या करेंगे, इससे अज्ञात संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे, ये भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आएगा। अब इस व्हीटस्टोन सेतु में चार संधारित्र तो लेते ही लेते हैं, पांचवां भी आता है। पांचवां जो जिसका प्रभाव जीरो होता है उसको, वो सर्किट में काम नहीं करता है। पांच संधारित्र अब जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखेंगे। ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन सेतु। If we connect four capacitors C1, C2, C3 and C4 in the four side of parallelogram such that the ratio of capacitance of two consecutive sides is equal to remaining two ratio of capacitance of two consecutive sides, then the bridge is in balanced condition. In the balanced condition, C1 upon C2 is equal to C3 upon C4. या C2 upon C1 is equal to C4 upon C3. या C1 upon C3 is equal to C2 upon C4. In the balanced condition, the potential of the point B and D will same. So potential difference between B and D is zero. It means no current flow through galvanometer. The galvanometer shows zero deflection position.
जब ऐसी कंडीशन होगी जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन को शो करेगा, देन C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। आप अननोन कैपेसिटेंस को के अननोन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकाल दोगे। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक ये देखिए। एक आपका, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल समांतर पट्टिका संधारित्र दिया है, एक कैपेसिटर और पढ़ लेते हैं, गोलीय संधारित्र। क्वेश्चन होगा बुक में, गोली आता भी है, गोलीय संधारित्र इसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। गोली कैपेसिटर में क्या होते हैं भाई, दो समकेंद्री गोले होते हैं। गोला नंबर 1 गोली कोष है ये, इसका केंद्र हुआ, इसकी रेडियस हुई, चलिए इससे R1, और एक दूसरा खोखला गोला, गोले के अंदर गोला है, मतलब ये दूसरा खोखला गोला गोली कोष, इसकी त्रिज्या माना R2। ये दो समकेंद्री, जिनके केंद्र एक हैं, समकेंद्री गोले हैं, गोलीय कोष हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। इनके बीच में कोई या तो एयर छोड़ देंगे या कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देंगे। अब क्या करेंगे, इस बाहर वाले गोले को, गोली कोष पे एक होल करेंगे, होल करके उसमें कॉर्क फिट कर देंगे, कॉर्क से फिर एक तार डालेंगे, इस तार को इसमें छुआएंगे और उस तार से इसको चार्ज देंगे। चार्ज के द्वारा नहीं, उस तार के द्वारा चार्ज इसमें फ्लो कराएंगे, इसको देंगे इनर वाले स्फेरिकल सेल को। मान लें इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो क्या होगा, इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब उस तार को हटा दीजिए, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे। अब क्या होगा कि हमने विद्युत प्रेरण की घटना पड़ी है, तो जो बाहर वाला खोखला गोला है उसके भीतरी सतह पर जितना अंदर वाले के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश है, उतना ही इसके भीतरी पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाएगा और बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा धनावेश, उसको कर देंगे हम अर्थ। ये होता है गोलीय संधारित्र। दो समकेंद्री गोले, एक लाइन लिख रहा हूं गोलीय संधारित्र में, इसमें लिख देता हूं, इसमें दो समकेंद्री खोखले गोले होते हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, नहीं करते, छुएंगे नहीं भाई। भीतरी गोले वह भीतरी गोले के बाहरी पृष्ठ वह बाहरी गोले के भीतरी पृष्ठ पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व समान व विपरीत है। मतलब अंदर वाले गोले के जो एरिया पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बाहर वाले गोले पे जो आवेश है वो है तो उतना ही,
परंतु ऋणात्मक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? ऋणात्मक। अंदर वाले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व धनात्मक। ठीक है, मतलब आवेशों का पृष्ठ घनत्व आप समान मत मानिए, मतलब अंदर वाले गोले के बाहरी पृष्ठ पर आवेश धन और बाहर वाले गोले के भीतरी पृष्ठ पर आवेश ऋण होगा, ये मतलब हुआ। आवेशों का पृष्ठ घनत्व समान व विपरीत है, मैंने लिख दिया। आवेशों का पृष्ठ घनत्व समान नहीं हुआ कायदे से। आवेश भीतरी पृष्ठ पर आवेशों का परिमाण, ऐसा लिख देता हूं मैं, नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा। परिमाण समान व विपरीत है, ऐसा लिख लीजिए। फिर सुन लीजिए, द चार्ज इन द inner sphere is plus q and the charge in the charge in the inner surface of outer sphere is minus q। अब देखिए हमको क्या निकालना है? धारिता निकाल देनी है। इसकी क्या निकाल देनी है? गोली चालक की धारिता। अच्छा, भीतरी गोले के पृष्ठ का विभव पीछे पड़ा है। गोली चालक के कारण विभव पड़ा है पृष्ठ पर, बाहर और अंदर। विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन दोनों के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होगा तो वो K इज इक्वल टू 1 होगा, वैक्यूम होगा तो Q अपॉन R1। धन आवेश के कारण विभव क्या होता है? धन। भीतरी बाहरी गोले पर आ जाओ। बाहरी गोले के पृष्ठ का विभव कितना आ जाएगा भाई? V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q के बदले माइनस Q, तो माइनस बाहर कर देना, अपॉन R2 नंबर। क्योंकि धनावेश के कारण विभव धन होता है, ऋणावेश के कारण विभव ऋण होता है, ध्यान रखना। नेट विभव निकाल दो। अतः नेट विभव, नेट गोली चालक का, गोली संधारित्र का नेट विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जोड़ दीजिए, ये प्लस ये, एक धन है एक ऋण है। R2 ज्यादा है तो ये कम होगा, ये R1 कम है तो ये ज्यादा होगा, तो धन आएगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखो कॉमन चीज बाहर कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इतनी चीज कॉमन है। पहले वाले में बचा 1/R1 माइनस दूसरे वाले में बचा 1/R2, क्योंकि दूसरा वाला माइनस है। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आ गया भाई यहां एलसीएम आ गया R1 R2 और ये आया R2 माइनस R1। ये नेट पोटेंशियल थर्ड स्टेप आ गया। अब धारिता निकाल लीजिए। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा भाई? C इज इक्वल टू Q अपॉन V पड़ा हुआ है आपने। गोलीय संधारित्र पर चार्ज कितना है? Q। देन कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहीं से तो शुरू करा था। Q के बदले आप रख दीजिए Q अपॉन V के बदले इतनी चीज है, ये देखिए ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो C इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास आ गया, Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये क्वेश्चन होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में एडिशनल कहीं पर, ध्यान रखिएगा, वहां नहीं बताऊंगा फिर। ये अगला नंबर आ गया भाई। जो भी हमने नंबरिंग करी थी इससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा।
व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अगला नंबर दे दीजिएगा, C1 upon C2 is equal to C3 upon C4 and this is the capacitance of a spherical capacitor। तो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूं। इन spherical capacitor it consists two co-centered hollow spheres of radius R1 and R2। The charge on the inner sphere, the charge on the inner sphere's outer surface, ये बाहरी सतह पर प्लस क्यू, and due to induction the charge on the inner surface of the outer sphere is minus q। इस पर प्लस क्यू है और आउटर वाले पे के इनर पर माइनस क्यू है। तो हमने लिखा था दो समकेंद्री गोले होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, भीतरी गोले और बाहरी गोले, बाहरी पृष्ठ भीतरी गोले के बाहरी पृष्ठ पर और बाहरी गोले के भीतरी पृष्ठ पर आवेशों का परिमाण समान व विपरीत होता है और इसके बाहरी पृष्ठ पर जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा वो अर्थ हो जाएगा, उसको अर्थ कर देंगे। ठीक हो गया। नाउ द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द inner sphere V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k Q upon R1, and similarly the potential of the outer at the surface of the outer sphere V2 is equal to minus, because minus it consists minus q charge, so the potential is minus 1 upon 4 pi epsilon naught k Q upon R2। ऐड कर दीजिए, so the net potential V is equal to V1 plus V2। algebraic सम करेंगे क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये पोटेंशियल आ गया। नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर C is equal to Q upon V। भी हमने निकाला है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, C is equal to 4 pi epsilon naught k R1 R2 upon R2 माइनस। अब ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। यदि R2, ये देखिए R2 माइनस R1 नीचे आ रहा है, ये देखिए R2 माइनस, ये वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। ये R2 माइनस R1 की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए का मतलब इनर जो स्पेरिकल नहीं स्पीयर है वो आउटर स्पीयर के रेडियस के नियरली इक्वल होना चाहिए, मतलब उसके बराबर तो नहीं हो सकता है। इसको हम फैलाएंगे इसके क्लोजर लाएंगे, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द स्पेरिकल कैपेसिटर इज मैक्सिमम। ये हो गया हमारा गोलीय संधारित्र, व्हीटस्टोन ब्रिज गोलीय संधारित्र। कुछ चीजें और मैं आपको, वैसे तो सिलिंड्रिकल, देखो तीसरा जो संधारित्र है, थर्ड कैपेसिटर है, वो सिलिंड्रिकल भी होता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो अभी हम सिलिंड्रिकल नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में तो स्पेरिकल भी नहीं दिया हुआ है, परंतु चूंकि एक आध क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए इसको बता दिया। अब हम कुछ चीजें हमारी मिस हुई हैं, या मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं। हमने गोली चालक की या संधारित्र की, मतलब चालक की, आवेशित चालक की या आवेशित संधारित्र की एनर्जी निकाली थी बाय इंटीग्रल मेथड, और मौखिक बताया था मैंने। तीन मेथड बताई थी, एक कॉमन पोटेंशियल से, एक बाय ग्राफ और एक इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड मैंने करा दिया था, एनर्जी निकाल दी थी हमने, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ QB और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो मैं ग्राफिकल मेथड खट से 2 मिनट में फिर उसको रिपीट कर दे रहा हूं। जिन बच्चों की, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर होता है, जिनको इंटीग्रल मेथड ठीक से समझ में नहीं आता है, वो ग्राफिकल मेथड से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिएगा, फिर से देखिए, एक चालक था, इस चालक का पोटेंशियल 0, चार्ज इस पर 0।
इसके पोटेंशियल को जीरो से भी करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इसका चार्ज भी जीरो से धीरे धीरे बढ़ेगा और मैक्सिमम क्यू हो जाएगा। इसका पोटेंशियल भी करने पर चार्ज क्या हो जा रहा है, तो इसको हमने चार्ज करा, तो चार्ज करने में हमने एनर्जी निकाली थी, क्या निकाली थी, U इज इक्वल टू हाफ क्यू भी या हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये निकाला था। मैं कह रहा हूं इसको मैं एक सिंपल मेथड, ग्राफिकल मेथड से भी बता देता हूं। देखिए, या ऐसे ही कैपेसिटर, मतलब दोनों को एक साथ लेके चले, या कैपेसिटर या चालक, एक ही बात है, दोनों को हम चार्ज करेंगे तो एनर्जी वो स्टोर होएगी उन पर। यहां प्लेट्स के बीच होती है, यहां कंडक्टर पे स्टोर होती है। ये कैपेसिटर था, इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, जीरो से क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहां पोटेंशियल करेंगे, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो टू क्यू। तब भी एनर्जी क्या आ जाएगी, इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इतनी ही आएगी। अब ऊर्जा मैं लिख दे रहा हूं, संधारित्र, फिर से लिख दे रहा हूं दोबारा, संधारित्र या चालक, चालक को आवेशित, ऐसा लिख दे, आवेशित संधारित्र या चालक की ऊर्जा, ये मैंने डेफिनेशन डाल दी, नहीं वो हेडिंग डाल दी। आवेशित संधारित्र या चालक की ऊर्जा को हमको निकालना है। एनर्जी ऑफ ए मींस एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। पीछे निकाला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कह रहा हूं मैं, दो लाइन लिख रहा हूं केवल। क्या लिख रहा हूं मैं चालक ही ले लूं, चालक या संधारित्र दोनों एक ही चीज है, कह रखा है भाई, मतलब एनर्जी निकालने के लिए दोनों एक ही मेथड है, ठीक। माना यदि यदि किसी संधारित्र को, संधारित्र की प्लेटों को, चलो संधारित्र ले लेते हैं, प्लेटों, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाए गए विभवांतर, चालक लिखो तो चालक को दिया गया विभव लिखोगे, लगाए गए विभवांतर भी, व संधारित्र की प्लेटों में संचित आवेश, क्यों आवेश संचित होता जाएगा, के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा द्वारा घिरा हुआ, इस सरल रेखा द्वारा बनी आकृति का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है, जिसे
जिसे का मतलब जिस कार्य को, जिसे संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब शॉर्ट में ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतना लिखना पड़ा भाई मुझे। क्या करा भाई, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच हम विभवांतर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है Q इज प्रोपोर्शनल V, ऐसा पढ़ा हुआ है, Q इज प्रोपोर्शनल V पढ़ा हुआ है। विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो आवेश भी प्लेटों पर संचित होना बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाएंगे विभवांतर, और संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश एकत्र होते जा रहा है उसके बीच ग्राफ खींचेंगे, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उस सरल रेखा के द्वारा जो आकृति बनेगी टुवर्ड्स पोटेंशियल एक्सेस और टुवर्ड्स चार्ज एक्सेस सेम होगी उसे आकृति, उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वो क्षेत्रफल जो आएगा वो उस संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा। उस कार्य को ही क्या कह देंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या शक्ति समझ में आया हो? अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए। इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। The area covered by the straight line is the work done to charge a capacitor. This work done is known as it's a electric potential energy. ये देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया भाई। किस किस के बीच ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। इधर को एक्स एक्सेस में ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। एक्स एक्सेस में हमने क्या ले लिया, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस इधर को, और वाई एक्स में क्या ले लिया हमने, आवेश। किसका आवेश, जो संधारित्र आवेश हो रहा, आवेशित किया जा रहा है उसकी प्लेटों पर जो एकत्र हो रहा है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो विभवांतर 0, आवेश 0। विभवांतर थोड़ा बड़ा तो आवेश भी थोड़ा बड़ा, विभवांतर और बड़ा आवेश और बड़ा, विभवांतर और बड़ा आवेश भी उसी रेशियो में बढ़ता गया, उसी अनुपात में बढ़ता है। Q इज प्रोपोर्शनल भी होता है भाई। तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई भाई। चलो इस स्ट्रेट लाइन को OA कह देते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर तो पोटेंशियल एक्सेस पे डाल देना, एक परपेंडिकुलर कहां डाल देना, चार्ज एक्सेस पे। मतलब एक एक्स एक्सेस पे डाल देना, एक वाई एक्सेस पे डाल देना। ये सेम, ये देखिए, ये जो शेप है और उधर वाला शेप है इक्वल साइज के। चलो इसको मैं B कह देता हूं, ठीक है। संधारित्र को, संधारित्र की ऊर्जा सीधे लिख दे रहा हूं मैं। संधारित्र ऊपर लिखा हुआ है इसलिए संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर, मतलब किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य। कार्य किसके बराबर, इस सरल रेखा के द्वारा जो आकृति बन रही है वो आ गया त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो U इज इक्वल टू आ गया हाफ OB इंटू AB। राइट एंगल ट्रेंगल है तो आधार गुणा ऊंचाई लंब, मतलब तो आधार OB भी और AB Q। तो क्या आ गया, हाफ QB। तो U इज इक्वल टू आ गया हाफ QB, या Q इज इक्वल टू CB, हाफ CB स्क्वायर, या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। भी का मान रख देना Q अपॉन C। तो ये 3 फॉर्म पे, Q और V मालूम होगा तब एनर्जी, C और V मालूम होगा तब एनर्जी, Q और C मालूम होगा तब एनर्जी, सेम थिंग है। अब देखिए लगभग ये थ्योरी हमारी इस सेकंड चैप्टर की खत्म हो चुकी है।
इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एक वन डे ग्राफ जनरेटर होगा भाई, जनित्र, वन डे ग्राफ, वन डी ग्राफ, जनित्र, वो आपके सिलेबस में अब नहीं रखा गया है। अब जो जो चीजें आपकी छूटी होंगी, आपको लगेगा कि हमको ये चीजें और पढ़नी है, उनको आप पूछ सकते हैं सीधे से। आप वहां जाइए, कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट करिए कि सर ये हमको और पढ़ना है, तो हम उसको पूरा करवा देंगे। अब मैं इस चैप्टर की देखिए समरी करने जा रहा हूं। इस चैप्टर की मैं समरी कर रहा हूं। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आगे हमारे ये काम आएंगी। यहां तो आएंगी ही आएंगी, इस चैप्टर में आगे भी काम आनी है, और इसमें से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमको चाहिए। देखिए, हमने पहला टॉपिक पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, भी बी माइनस भी ए या डेल्टा भी या डी भी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू या क्यू जीरो। एक चीज तो ये पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस, पहली चीज फॉर्मूले के रूप में। इस पे अब मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी डिस्कस इस पे होगी। दूसरी चीज हमने पढ़ी पोटेंशियल, विभव, ये विभवांतर, ये विभव, पोटेंशियल। पोटेंशियल ये हमने पढ़ा था W अपॉन क्यू या क्यू जीरो नंबर। दूसरी चीज पढ़ी थी हमने, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर था उन दो बिंदुओं के बीच। जबकि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य था विद्युत विभव। फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी थी विद्युत विभवांतर डी भी या डेल्टा भी इज इक्वल टू, इन दोनों में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, डेल्टा भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसा भी लिखते हैं, जिन बच्चों की मैथमेटिक्स है वो समझते होंगे, समझेंगे। बायो वाले समझ लेना, एक ही बात है। अच्छा, अब इसी से हमने पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल भी इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रल माइनस ई, माइनस बाहर कर दिया था हमने, ई डी आर और ए टू बी। ये कहिए, ये कहिए, ये कहिए, ये सब एक ही चीज है भाई। ये हमने तीसरी चीज पढ़ी, ये नंबर 3 चीज पढ़ी। अच्छा, चौथी चीज हमने, विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है, क्योंकि ये हमको आगे चाहिए होगा फॉर ए क्लोज्ड लूप द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक जीरो। ये चौथी चीज पढ़ी थी और आपको बताया भी था। फिर हम आगे थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, पांचवी चीज। देखिए, ये सब, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, इनका हम बार बार हेल्प लेंगे। दो बिंदुओं के बीच आवेशित कण का हमने संतुलन, दो समांतर प्लेटों के बीच आवेशित कण का संतुलन भी पढ़ा था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है उसका यूज करा था। तो पांचवी चीज हमने पढ़ी थी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q upon, ये पूछा जाता है भाई। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो, विद्युत क्षेत्र E is proportional 1 upon R square and potential V is proportional 1 upon R। ये देखिए, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से घटता है भाई, और जबकि विद्युत विभव उतना तेजी से नहीं घटता है। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के
रेसिप्रोकल है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मतलब इन्वर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पोटेंशियल क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद हम आए थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये बिंदु आवेश के कारण विभव, ये बिंदु आवेश के कारण, अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये तो पढ़ा है आपने। अब द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति में हमने निकाला था, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आए थे, डाइपोल के कारण वो अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां, बोथ साइड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन दोनों पढ़ा था। तो 1 अपॉन अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर, नंबर छठी चीज। और निरक्षीय स्थिति में आ गया था नॉन एक्सियल पोजीशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये ओहो ये तो जीरो था ये, नंबर 7वीं चीज। अच्छा, उसके बाद हमने डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे, ना वो अक्ष पे था ना निरक्ष पे था, वो जर्नल पॉइंट था, वहां पर पोटेंशियल हमने निकाला था V इज इक्वल टू, ये देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, नंबर 8वीं चीज। देखो आपकी बुक में ये है, ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति ये सब इंपोर्टेंट है भाई, आपके बुक में इससे निकाला है। अक्षीय स्थिति के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 90 कर दिया जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आए थे कहां, हाँ भाई धारिता का कंसेप्ट है, कैपेसिटेंस धारिता। Q इज प्रोपोर्शनल V, Q इज इक्वल टू सी भी, और VC इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हमारी 9वीं चीज थी। इससे हमने किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने पर उस जितना आवेश संचित कर लेता है वो उसकी डेफिनेशन वगैरह हमने डिस्कस करा था। उसके बाद हम गोलीय चालक की धारिता में आए थे। गोलीय चालक की धारिता थी हमारी कितनी भाई, गोलीय चालक की धारिता थी हमारी पास C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर उसकी रेडियस थी, गोलीय चालक की धारिता। अच्छा, इससे पहले एक चीज, ये 10वीं चीज होगी भाई, इससे पहले एक चीज और पढ़ी थी हमने, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R, ये पहले पढ़ रखा था, 11वीं चीज। उसके बाद हम आए थे धारिता में और गोलीय चालक की धारिता। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे, हाँ 11 चीज। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, गोलीय चालक की धारिता। उसके बाद समविभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समविभव पृष्ठ, और उस समविभव पृष्ठ के अकॉर्डिंग हमने गोलीय चालक के, आवेशित चालक के पृष्ठ पर बाहर और अंदर विभव निकाला था। बाहर निकाला था V इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन X। यहां पर X इज ग्रेटर देन R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। और फिर पृष्ठ पर निकाला था V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, यहां पर X इज इक्वल टू R था। और लास्ट इनसाइड V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R ही था, ये सेम होता है। ये 12वीं चीज पढ़ ली थी। उसके बाद हम किस पर आए थे, संधारित्र का कंसेप्ट पढ़ा था, और इसी पे समांतर पट्टिका संधारित्र पर आए थे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर पट्टिका संधारित्र, इसकी धारिता हमने निकाली थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। नंबर 13वीं चीज, इस समांतर पट्टिका संधारित्र में हमने यदि पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब तो यह आएगा, यदि वैक्यूम होगा तो K इज इक्वल टू 1 कर देंगे, परंतु पार्शियली फील्ड होगा तो वो हमने नहीं निकाला है। जिन बच्चों को उसकी जरूरत पड़ेगी, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच पूरा खाली भी नहीं छोड़े, पूरा डाइलेक्ट्रिक भी नहीं पड़े, एक पट्टी रख दे, तब धारिता क्या होगी, वो जिनको पूछना होगा वो कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस करेंगे। यदि उनको जरूरत होगी तो मैं वही बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने संधारित्र और चालक, आवेशित संधारित्र आवेशित चालक की ऊर्जा निकाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा एनर्जी। U इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू भी या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये 14वीं चीज पड़ी थी। उसके बाद ऊर्जा घनत्व भी पड़ा था। समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में निहित ऊर्जा, उसको ऊर्जा घनत्व यूनिट एरिया पर, उसको स्मॉल यू से दिखाया था। ऐसे स्मॉल यू मतलब टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करा था, तो वो आया था लास्ट में हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर आया था। 15वीं चीज। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद हम कैपेसिटर्स का सीरीज पैरेलल कंप्लीट, संधारित्रों का संयोजन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन में हमने 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस अप टू सो ऑन, ये 16वीं चीज। और पैरेलल कम्बिनेशन में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कल ही पढ़ा था, ये 17वीं चीज। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। और नंबर 18वीं चीज। और फिर हमने क्या पढ़ा? लास्ट में हमने स्पेरिकल कंडक्टर भी पढ़ा। स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने? 4 पाई, अभी निकाला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इतनी चीजें इस चैप्टर में हमने पढ़ी। इतनी चीजें, ये समरी भी हमारी होगी, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारे क्वेश्चन बच गए। देखिए बच्चों, 2 चैप्टर हमारे लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर के हमारे क्वेश्चन बचे हैं। कल से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इन 2 चैप्टरों के बाद मैं फर्स्ट चैप्टर से एक टेस्ट लूंगा आपका। फर्स्ट चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपका टेस्ट लूंगा, नंबर 1। और ऐसे ही दूसरे चैप्टर के जब हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं ये टेस्ट लूंगा। 2 टेस्ट लूंगा मैं, एक पहले पार्ट से रिलेटेड और दूसरा दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। दूसरा चैप्टर में अभी हमारे 2 दिन और लगेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद मैं आपके यूनिट टेस्ट लूंगा, उनको यूनिट टेस्ट समझ लीजिए। तो आप पढ़ाई जारी रखिए, जहां आपकी समझ में नहीं आता वहां डिस्कस करिए, लगातार कांटेक्ट बनाए रखिए। तो शेष हम कल के लिए छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।